नमस्कार, मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द अमित सर क्लासेस में। देखिए, पिछले क्लास में हमने डाउनफॉल ऑफ मुगल के बारे में पढ़ रहे थे और आगे भी पढ़ रहे हैं। हमने इसके पिछले वाले क्लास में दो शासकों के बारे में पढ़ा था, एक जहांदार शाह और एक फर्रुखसियर। आपको पता है कि जहांदार शाह जो था एक कुमारी नामक वेश्या के प्यार में पड़ जाता है और पढ़ने के बाद वह क्या करता है, उससे शादी करके उसको दिल्ली ले आता है। ठीक है। और दिल्ली के लाल किले में लाने के बाद लाल कुंवारी के जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु होते हैं, उनको बड़ा बड़ा पद दे देता है। अब उसका एक भतीजा होता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को लगता है कि मेरा चाचा जो है इस उम्र में सठिया गया है, जो ये हरकतें कर रहा है, ऐसा ना हो कि ये पूरे के पूरे साम्राज्य को विनाश के कगार पे ला दे। अब फर्रुखसियर क्या करता है, अली बंधु की सहायता से अपने चाचा की हत्या करा देता है और खुद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है। और इसने बहुत से कार्य भी किए, लेकिन जो अली बंधु थे उनसे भी फर्रुखसियर के संबंध खराब हो जाते हैं। और खराब होने के बाद जो अली बंधु में छोटा भाई हुसैन अली होता है, वो बालाजी विश्वनाथ से एक संधि करता है और संधि का नाम होता है दिल्ली की संधि। दिल्ली के संधि द्वारा इस फर्रुखसियर को पद से अपदस्थ कर देता है, अर्थात पद से हटा देता है। हटाने के बाद उसे अंधा बना देता है और अंधा बनाने के बाद क्या करता है, 10 दिन बाद उसकी हत्या कर देते हैं। और ये मुगल साम्राज्य के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जब किसी राजा या सम्राट की हत्या किसी दरबार के किसी अधिकारी द्वारा किया गया है। ठीक है। अब ये जो हुसैन बंधु, ये सॉरी, जो अली बंधु थे, ये अब किंग मेकर के रूप में उभरते हैं और रफी उस शान के पुत्र रफी उद दर्जात को क्या करते हैं, ये गद्दी पर बैठा देते हैं। किसके? मुगल साम्राज्य के। अब बात करते हैं रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात के बारे में कहा जाए तो ये सबसे कम समय तक मुगल गद्दी पर बैठने वाला मुगल सम्राट था और इसको रफी उद दर्जात को मुगल गद्दी पर सैयद बंधुओं ने बैठाया था। अब यहीं से सैयद बंधुओं को किंग मेकर के रूप में भी जाने जाना लगा, क्योंकि ये एक नहीं, चार मुगल जो शासक होते हैं, सम्राट होते हैं, उनको गद्दी पर बैठाते हैं। और कहा जाए कि रफी उद दर्जात जो था, ये मात्र 3 महीने 4 दिन, यानी 3 माह 4 दिन तक ही शासन किया था। ये था रफी उद दर्जात। अब रफी उद दर्जात गद्दी पर बैठ जाता है। बैठने के बाद 3 महीने 4 दिन तक ये शासन करता है और इसकी मृत्यु टीबी यानी क्षय रोग से होती है, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं ना। ठीक है, इससे इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु होती है तो इसी के समय में, भाई समय तो इसी का चलेगा, मोहम्मद अकबर का बेटा, यही मोहम्मद अकबर जो औरंगजेब का पुत्र है। ठीक है। मोहम्मद अकबर कौन था? औरंगजेब का पुत्र था ना। इसी को तो दबाने के लिए औरंगजेब अहमदनगर गया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। इसका पुत्र होता है निकोसियर। निकोसियर क्या करता है, विद्रोह कर देता है। ठीक है। और निकोसियर विद्रोह करने के बाद आगरा में स्वतंत्र मुगल बादशाह घोषित कर देता है। जो निकोसियर है, ये रफी उद दर्जात के शासनकाल में विद्रोह करके और करने के बाद अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन इसके विद्रोह को भी सैयद बंधुओं द्वारा दबा दिया जाता है। ठीक है। सैयद बंधुओं द्वारा इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। अब सैयद बंधु इसके विद्रोह को इसलिए दबाते हैं क्योंकि ये अपने मन से मुगल सत्ता की गद्दी पर बैठा है, तो ये सैयद बंधुओं के नियंत्रण में नहीं रहेगा, इसलिए इसको गद्दी से हटा देते हैं, इसके विद्रोह को दबा देते हैं। अब सैयद बंधु रफी उद दर्जात के भाई रफी उद दौला को क्या करते हैं, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा देते हैं, यानी मुगल साम्राज्य की गद्दी सौंप देते हैं।
अब क्या होता है, रफी उद दौला जब गद्दी पर बैठता है तो कहा जाता है यह दूसरा सबसे कम समय तक गद्दी पर बैठने वाला मुगल सम्राट था। ठीक है, रफी उद दौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके क्या करता है, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन शाहजहां द्वितीय के नाम से मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था, तो आप बताएंगे रफी उद दौला। देखिए, रफी उद दर्जा और उसके बाद रफी उद दौला। ठीक है, अब जो आपको याद होगा कि फर्रुखसियर से इन अली बंधुओं ने क्या किया था, जाट चूड़ामन से के साथ मिलकर अजीत सिंह के ऊपर हमला कर दिए थे और अजीत सिंह की पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से करवा दिया था। तो फर्रुखसियर अजीत सिंह क्या करता है, जो फर्रुखसियर की पत्नी थी यानी अजीत सिंह की जो बेटी थी, विधवा हो गई थी, उस विधवा पुत्री को मुगल हरम से अपने घर वापस ले जाता है और ले जाने के बाद यह जो अजीत सिंह की बेटी होती है यह पुनः हिंदू धर्म अपना लेती है। ठीक है, अब रफी उद दौला के बारे में कहा जाता है कि यह अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, ये नशेड़ी टाइप का इंसान था और नशेड़ी तो था ही, इसकी मृत्यु पेचिश से हो गई। ठीक है, डायसेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसकी मृत्यु क्या हो जाती है, पेचिश से हो जाती है। अब अगर बात किया जाए कि सबसे कम समय तक शासन करने वाले कौन कौन थे, तो कहते हैं कि मुगल सम्राट में सबसे कम शासन करने वाला रफी उद दर्जा था, उसके बाद उसका भाई रफी उद दौला था और एक था जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह 1 साल तक शासन किया था लगभग। ये थी इनकी कहानी। अब आगे आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, ये इसको वास्तव में इसका नाम रोशन अख्तर था। ठीक है, क्या था, रोशन अख्तर। ये ध्यान रख लीजिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला का ही नाम जो है रोशन अख्तर था। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो मोहम्मद शाह रंगीला आपने लिखा नहीं है, तो मैं बता दूं कि अभी इसको विद्वान या इतिहासकार इसको रंगीला कहेंगे और इसका नाम रंगीला पड़ जाता है, क्यों कहते हैं। देखिए, मोहम्मद शाह जो रंगीला था ये 1719 से लेकर 1748 तक शासन किया। ठीक है, कितने तक, 1748 तक। ठीक है, यह जहान शाह का बेटा था। ठीक है, और सैयद बंधु की सहायता से ही यह मुगल सत्ता हासिल किया, यानी मुगल गद्दी पर यह बैठा। अब ये मुगल गद्दी पर बैठा। अब फाइनली थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैयद बंधु, क्योंकि यहीं पे सैयद बंधुओं का अंत हो जाता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं का अंत करने वाला मुगल सम्राट कौन था। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो सैयद बंधु को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, राजा बनाने वाले, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्रुखसियर से लेकर रफी उद दर्जा, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर तक को इन्होंने क्या किया था, मुगल सम्राट का राजा बनाया था। और ये जो सैयद बंधु थे ये 2 भाई थे, एक का नाम था, बड़े भाई का नाम था अब्दुल्ला खां और छोटे भाई का नाम था हुसैन अली खां बराहा। ठीक है, हुसैन अली खां बराहा। अब देखिए ये दोनों एक गुट था, जैसे जुल्फिकार खां और उसके पिता असद खां ईरानी गुट के नेता थे ना, इसी प्रकार ये दोनों भाई हिंदुस्तानी दल के नेता थे। ठीक है, ये भी एक दल के नेता थे, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता और यहाँ से भी जुल्फिकार खां से भी और असद खां से भी प्रश्न आता है। ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे और इन्होंने 4 लोगों को, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जा, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह को क्या करते हैं, राजा बनाते हैं। ठीक है, वास्तव में मोहम्मद शाह को लगता है कि भैया ये जो अली बंधु हैं, ये मैं चौथा ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसको इन्होंने राजा बनाया, तो ऐसा ना हो कि ये मुझे भी गद्दी से हटाकर किसी और को राजा बना दे। तो ये क्या करता है मोहम्मद शाह, ठीक है, अपने वजीर, ये इनको वजीर नहीं बनाता है, ये चिनकलीज खां को मोहम्मद शाह अपना वजीर नियुक्त करता है। और चिनकलीज खां को निज़ाम उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है,
अब क्या करता है मोहम्मद शाह, इस चिनकलीज खां यानी निज़ाम उल मुल्क, आपको पता है कि इसी निज़ाम उल मुल्क ने हैदराबाद शहर की नींव रखी थी, ठीक है। इनके सहायता से, किनके, चिनकलीज खां यानी निज़ाम उल मुल्क की सहायता से मोहम्मद शाह ने 1720 में सबसे पहले उसके छोटे भाई जो अली बंधु थे, छोटे भाई हुसैन अली बराहा की, और 2 साल बाद अब्दुल्ला खां की हत्या करवा दी, ठीक है। अब ना रहेंगे अब्दुल्ला भाई और ना करेंगे हम पे शासन, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने पूर्णतः ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये 1720 में जो हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ठीक है। अब बताओ मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला क्यों कहा जाता था? तो कहते हैं कि ये बहुत विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करता था और साथ ही साथ ये स्त्रियों का संगत भी पसंद करता था। स्त्रियों के संगत होने के कारण और विलासता जीवन व्यतीत करने के कारण इसे इतिहासकार रंगीला बादशाह या मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया ना क्यों इसको रंगीला कहा जाता है? विलासता पूर्वक जीवन और स्त्रियों का संगत होने की वजह से। अब देखिए, आपको पता होगा कि मराठा साम्राज्य में पेशवा पद 1713 में गठन होता है साहू जी के काल में, और पहले पेशवा होते हैं पेशवा बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब देखिए, सॉरी बालाजी बाजीराव बोल रहा हूं, बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ के पुत्र होते हैं बाजीराव प्रथम, ठीक है। और बाजीराव प्रथम भी लगभग 20 साल तक पेशवा रहे, 1720 से लेकर 1740 तक। ये जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इनके बारे में कहा जाता है कि कोई युद्ध नहीं हारे थे। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, मराठा के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था, ये कई बार प्रश्न आता है। 1737 में इसी मोहम्मद शाह के शासन काल में दिल्ली पर 500 घोड़े लेकर चढ़ाया, लेकिन बंदा ये मोहम्मद शाह रंगीला एक जू भी इसको नहीं देगा, इसने कोई विरोध नहीं किया, कहा भाई आ जाओ अपना घूमो जाओ चले जाओ, ठीक है। तो बाजीराव जो प्रथम थे, ये अपने 500 घोड़े के साथ जब दिल्ली पर आक्रमण किए तो इनका विद्रोह मोहम्मद शाह रंगीला नहीं किया, ठीक है। अब देखिए, अब मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आगे देखते हैं। अब मैं बता दूं कि जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसी के समय में फारस का शासक, जैसे हम ईरान बोलते हैं, ठीक है, और पर्सिया भी बोला जाता है, 1739 में, ठीक है, फारस का शासक नादिर शाह। देखिए, जब नादिर शाह आक्रमण करेगा ना, तो यहाँ पर अगर मराठाओं की बात की जाए तो मराठाओं में बाजीराव प्रथम रहेंगे, जिंदा रहेंगे, अभी 1 साल बाद वो मरेंगे, ठीक है। तो बाजीराव प्रथम, यानी प्रश्न तो आता है मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, नादिर शाह लगा है ना, और मोहम्मद शाह उसमें भी शाह लगा है, ये कंबाइन बना लीजिएगा। नादिर शाह क्या करता है, जो फारस का शासक है, जिसे हम पर्सिया भी कहते हैं, ईरान भी कहते हैं, 1739 में आक्रमण कर देता है। अब आइए थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में भी देखते हैं। मैं बहुत ही अच्छे से आपके नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे मेहनत को जाया ना करें और इसके नोट्स जरूर बनाएं। इससे बेहतर आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो इससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जरा देख लीजिएगा। अब देखिए, चलिए आइए बात करते हैं। तो थोड़ा से एक काम करिए, लाइक तो बनता है ना, अगर लाइक नहीं बनता है तो डिसलाइक कर दीजिए, पर कुछ ना कुछ तो जरूर करिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह वास्तव में फारस का शासक था, फारस यानी ईरान यानी पर्सिया, ठीक है। अब देखिए, इसे ईरान का नेपोलियन बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला जाता है ना, वैसे ही ईरान में नादिर शाह को नेपोलियन बोला जाता है।
जब इसकी शुरुआती जीवन था, ये शुरुआती जीवन में कोई राजा नहीं था, यह अपना जो शुरुआती जीवन था वो गरेड़िए या चरवाहे के रूप में व्यतीत किया था। ठीक है। और जब ये भारत पर आक्रमण करता है तो भारत पर आक्रमण करने का इसका कुछ क्रम होता है। सबसे पहले ये गजनी में प्रवेश करता है, गजनी के बाद ये काबुल आता है, वही अफगानिस्तान, और फिर ये पंजाब आता है। यानी शुरुआत में ये गजनी प्रवेश करेगा, फिर काबुल जाएगा और फिर पंजाब जाएगा। ठीक है। अब इसकी एक युद्ध होती है, बहुत फेमस युद्ध है, इसका डेट भी पूछा जाता है। 24 फरवरी 1739 को एक युद्ध करता है। इस युद्ध का नाम है करनाल का युद्ध। ठीक है। और अगर मैं बता दूं तो करनाल वर्तमान में कहाँ पे है, तो करनाल जो है वर्तमान में हरियाणा में है। ठीक है। अधिकतर युद्ध इनके हरियाणा ही होंगे, हरियाणा में है। अब देखिए, जब ये युद्ध हो रहा था तो नादिर शाह तो करनाल का युद्ध किया ही 24 फरवरी 1739 को, और मुगल साम्राज्य की ओर से मोहम्मद शाह रंगीला का जो वजीर था निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, इसने युद्ध लड़ा। लेकिन निज़ाम उल मुल्क बहुत ही चतुर, यानी कहा जाए कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने क्या किया, निज़ाम उल मुल्क जो निज़ाम उल मुल्क था, इसने क्या किया, नादिर शाह को समझा लिया और कहा कि आप युद्ध करेंगे, आपको भी हानि होगी और हमें भी हानि होगी, और आपका तो मुख्य उद्देश्य धन लेना, प्राप्त करना है। तो एक काम करिए, आप हमसे 20 लाख रुपए ले लीजिए और इसी करनाल से यानी हरियाणा से आप फारस को वापस लौट जाइए। ठीक है। ठीक है। नादिर शाह जो था इस निज़ाम उल मुल्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद इस नादिर शाह ने क्या किया, निज़ाम उल मुल्क को मीर बख्शी का पद दे दिया, यानी सेनापति का पद दे दिया। ठीक है। और जानते हो, इस पद को जो अवध के नवाब थे शहादत खां, वो प्राप्त करना चाहते थे। अब वो इस बात से चिढ़ गया। कौन? अवध का नवाब शहादत खां। जब ये चिढ़े तो इन्होंने नादिर शाह को समझाया और कहा कि सर, जो आप इस 20 लाख रुपए के चक्कर में पड़े हैं, ठीक है, शहादत खां, क्योंकि शहादत खां को क्या चाहिए था, मीर बख्शी का पद, और मीर बख्शी का पद किसे मिल गया, निज़ाम उल मुल्क को, यानी चिनकिलिज खां को। शहादत खां, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हताहत होता है, और वह क्या करता है, कानाफूसी स्टार्ट कर देता है नादिर शाह। अब शहादत खां की बातों से नादिर शाह क्या करता है, दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना तैयार कर देता है। और नादिर शाह, ये डेट याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर 24 फरवरी, इधर 20 मार्च। 24 फरवरी को करनाल का युद्ध करता है। अब 20 मार्च को ये नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर आक्रमण करता, और आक्रमण करने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और मोहम्मद शाह रंगीला को पद से हटा देता है। ठीक है। यानी इतिहास में फिर पहली बार ऐसी घटना घटती है कि कोई व्यक्ति आता है और मुगल सत्ता को ही समाप्त कर देता है। ठीक है। यानी नादिर शाह के समय में मुगल सत्ता एक बार समाप्त हो गई। ठीक है। 2 दिन बाद क्या होता है, दिल्ली में अफवाह मच जाती है 22 मार्च 1739 को कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई। अब ये इस अफवाह को सुनते ही जो नगर था, दिल्ली का नगर था, वहां पे विद्रोह हो गया। विद्रोह हो जाने के बाद नादिर शाह के लगभग 700 सैनिक मारे गए। नादिर शाह तो जिंदा था, ये तो अफवाह फैली थी। अब नादिर शाह इतना आग बबूला होता है कि बंदा कहता है कि एक काम करो, कत्लेआम शुरू करो। ठीक है। और ये कत्लेआम की आज्ञा है। लगभग यहाँ पर दिल्ली में 30,000 लोग क्या होता है, व्यक्ति मारे जाते हैं, यानी उनकी कत्लेआम कर दिया जाता है। ठीक है। कितने? 30,000 लोग। अब यह 57 दिनों तक भारत में रहता है, और भाई इसको तो राज करना नहीं था, इसको तो धन दौलत लूटना था। ठीक है। अब इसने क्या किया, 57 दिन बाद ये भारत से वापस जब जाता है फारस को, तो ये भारत से जाते वक्त तख्ते ताउस, इस तख्ते ताउस का निर्माण, ठीक है, शाहजहां ने कराया था,
और इस तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, ये कई बार प्रश्न आता है, अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, इस तख्ते ताउस को वो लेके चला जाता है, कोहिनूर हीरा को लेके चला जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, और यहाँ से खजाना भी लेके जाता है। जब ये जाता है तो फारस में इसकी मृत्यु 1747 में हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फारस का अगला शासक अहमद शाह अब्दाली बनता है। और आपको पता है कि इसी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, और मैं बता दूं कि अहमद शाह भारत पर 7 बार आक्रमण करता है, और पहला आक्रमण 1748 में अहमद शाह अब्दाली, अब इनके बाद अहमद शाह अब्दाली राजा बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसी के समय में बहुत सारे जो सूबे थे, प्रांत थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जैसे कि मैं बात करूं, बंगाल को स्वतंत्र कराने में मुर्शिद कुली खां, ठीक है, उनका हाथ था। इन्होंने क्या किया, बंगाल को स्वतंत्र कर लिया। वास्तव में अगर मुर्शिद कुली खां की बात की जाए तो ये क्या करता है, बंगाल को फर्रुखसियर के ही शासनकाल में स्वतंत्र करता है, लेकिन पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां बंगाल को, शहादत खां ने क्या किया, अवध में नेतृत्व करके अवध को स्वतंत्र कर लिया। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद, आपको बताया था ना, निजाम उल मुल्क ने ही हैदराबाद की स्थापना की थी। और ये रूहेल जो आपका बरेली हो जाएगा, बंगस पठान इत्यादि क्या होते हैं, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में इसको लास्ट क्लास और लेंगे और इसको समाप्त कर देंगे। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।